अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ये वो टॉपिक है जो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स है, बट अगर आपको समझ में ना आए तो आपके लिए काफ़ी टॉपिक्स मुश्किल हो जाते हैं इस्तेमाल करना। स्पेशली जब प्री डिफाइंड फंक्शंस की हम बात करेंगे, जो हम इसमें थोड़ा जिक्र करेंगे, उनका उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनको पढ़ना कैसे होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल आपको समझ में नहीं आएगा, आपको प्रोसीजर का डिफरेंस समझ नहीं आएगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कॉल कीवर्ड कब यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए हम समझेंगे फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स एंड हाउ डू दे वर्क। ओके। अच्छा, नाउ स्क्रीन शेयरिंग माय स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो मुझे अभी बताइएगा, ठीक है। और हम फोकस करेंगे बस। इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, परफेक्ट। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे आज फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स है ना, मजेदार टॉपिक है। मजेदार कैसे है कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इट इज जस्ट अ वे ऑफ ग्रुपिंग प्रोग्राम्स और ग्रुपिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या आपने फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एक फॉर्मूला बना, मतलब आपने एक टेक्निक बना ली अपनी। तो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसके अंदर आपको बोलते हैं कि भाई बॉल को उस तरह से पकड़ो, उस तरह से भागो, और उसके बाद हाथ घुमाओ और फिर फेंको, और कभी कलाई में एक पूरा टेक्निक बता रहा है ना आपको। अब उस टेक्निक का मिसाल के तौर पे हमने नाम दे दिया, वसीम अकरम टेक्निक, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। तो अगर उसको नाम दे दिया उस टेक्निक को, तो हम जब भी उस टेक्निक का जिक्र करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा ये इस चीज की बात कर रहा है। या क्रिकेट के अंदर अगर हमने शॉट को एक नाम दिया है, तो हो क्या रहा है, आप बैट की मूवमेंट की बात कर रहे हो। फुटबॉल के अंदर हमने बाइसिकल किक जिस तरह से हमने दिया है, इस तरह के अनगिनत चीजें हैं जिनको हम नाम देते हैं। इवन रेसिपीज की मैं बात करूँ, और कढ़ाई को एक नाम दे दिया। अब कढ़ाई क्या है? एक डिश है जिसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पूरे एक मजमुआ को आपने एक लफ्ज में बंद कर दिया ना, एक चीज को मजमुआ बना के। तो दैट इज कॉल्ड, एक तरह से एक्रोनिम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसको सिंपल अंदाज में बोलते हैं कि फंक्शंस भी यही चीज करते हैं, प्रोसीजर्स भी यही चीज करते हैं, कि आपका एक लिस्ट ऑफ कोड है, एक लिस्ट ऑफ टेक्निक है, जो आपने एल्गोरिथम बनाया है, एल्गोरिथम है, उसको आपने एक नाम असाइन कर दिया। जैसे हम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, उसको हम वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल को एक नाम असाइन करते हैं ना, एज, मार्क, तो हम नाम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है। ऐसे ही हम पीस ऑफ कोड को एक नाम असाइन कर सकते हैं, कि भाई ये जो चार लाइन है ना, इनका नाम है परसेंटेज कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल, या इसका नाम है मल्टीप्लाई। तो अब जब हम मल्टीप्लाई को इस्तेमाल करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हम उस कोड को रिफर कर रहे हैं। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। अब इन दोनों के डिफरेंसेस हैं, दोनों ग्रुप करते हैं, दोनों नाम असाइन करते हैं, बट डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस ये हैं कि फंक्शंस कैन रिटर्न वैल्यूज, फंक्शंस रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है फंक्शंस में और प्रोसीजर्स में, कि फंक्शंस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय रिटर्न? हम पहले ये समझते हैं कि हमारे अराउंड फंक्शंस है कौन कौन से। ठीक है, हम सबसे कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर एक कमांड आती है लेफ्ट करके। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हसन, ठीक है, और मैंने लिख दिया 3। अब होता क्या है कि इसको मैं असाइन कर सकता हूँ, इसको मैं फॉर एग्जांपल हम पाइथन क्या, हम सुडो कोड के अंदर हम इसको एक्स पे असाइन कर सकते हैं। हो क्या रहा है इस कमांड के अंदर, इस कमांड का मतलब ये है कि जो आपने पहले डाला है ना उसके अंदर, उसके शुरू के 3 लेटर्स उठा के दे दो, ये वो बोलना चाह रहा है। उसके शुरू के 3 लेटर्स उठा के दे दो। ये देखो, HAS, ये बेसिकली अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देगा। पूरा लेफ्ट जो है वो अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देगा और HAS देगा। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है सूडो कोड की, वो है INT की, कि INT में मैंने डाला 2.8, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा 2 में।
अगर मैं फॉर एग्जांपल x बोल रहा हूँ, x में मैं 2 डाल रहा हूँ, सही है, अभी मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ x, उसका मतलब ये नहीं कि सेम वेरिएबल है और मैं एक में स्ट्रिंग डाल रहा हूँ एक में x डाल रहा हूँ, दैट्स नॉट द केस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ पॉइंट। तो ये क्या करता है, ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अब अगर रियल नंबर है तो उसको हम इंटीजर में, हाँ, सबस्ट्रिंग भी बोलते हैं, सबस्ट्रिंग भी फंक्शन है, जो ए लेवल से मिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब आप 2.8 है, 2.8 को आप तोड़े हो 2 में, कैसे? भाई आपने रियल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो 0.8 गायब हो जाएगा, राउंड डाउन उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म अगर मैं बात करूं। तो ये होल नंबर बना देता है, ये डेसिमल पूरा का पूरा गायब कर देता है, इसका काम ही है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं इसको असाइन कर पा रहा हूँ ना, आई कैन राइट लाइक दिस कि x इक्वल्स INT 7.678 फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर रहा है ना, मैं असाइन कर पा रहा हूँ जिस चीज को, जिस कमांड को मैं असाइन कर पाऊँ, उसका मतलब वो फंक्शन है, क्योंकि वो एक वैल्यू आपको दे रहा है, वो अपने आप को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है जब भी मैं उसको असाइन कर पा रहा हूँ ना। अगर वो वैल्यू नहीं होती तो मैं फंक्शन को तो मैं असाइन नहीं कर पा रहा। लेकिन जो है, जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब वो जो वैल्यू जिसमें वो बदल रहा है अपने आप को, उसको मैं असाइन कर सकता हूँ। दिखाते हैं कैसे। ये कन्वर्ट हो जाएगा 7 में। अब इक्वेशन हमारी लगेगी कुछ ऐसे, x इक्वल 7। तो हम बोलेंगे हाँ डन सीन है भाई, 7 डाल दो x में, कोई मसला ही नहीं है। तो दिस इज हाउ अ फंक्शन कन्वर्ट्स इटसेल्फ। वो एक रिटर्न वैल्यू जो कर रहा होता है आपको, वो ये होता है कि वो कन्वर्जन होता है फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आया रयान? ओके, अब हम समझेंगे प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर इज जस्ट ग्रुपिंग कमांड्स। फंक्शन का और प्रोसीजर का जो मेजर डिफरेंस जो था, एक मेन कोर डिफरेंस, वो यही था कि फंक्शन कैन बी असाइंड, क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि प्रोसीजर हमारे अराउंड कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकली उसको मैं प्रोसीजर्स डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, बट समझा सकते हैं हम। अच्छा रयान, अगर आप पाइथन में फेमिलियर हैं तो और ज़्यादा आसान होगा समझाना, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। हसन इज माई, ठीक है, अब ये देखो, अब ये कमांड है, आउटपुट हसन इज माई नेम। क्या हो रहा है यहाँ पे? आउटपुट हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना, आउटपुट ही हो रहा है। अगर ये आउटपुट कर रहा है, क्या आउटपुट को मैंने किसी से असाइन करा? क्या मैंने इसको इक्वेट करा किसी जगह पे? नहीं। क्या मैं इसको एज अ वैल्यू काउंट करूंगा? नहीं। इसका मतलब ये प्रोसीजर है कि इसको एक टास्क दो, उसको कुछ चाहिए होती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हमने इसको एक स्ट्रिंग दे दी, हसन इज माई नेम नाम की। ने बोला भाई आप अपना काम करो, आपका काम है आउटपुट करना, आप आउटपुट करते हो VIP। तो ये लोग आउटपुट कर देंगे, उसको स्क्रीन पे दिखा देंगे, बस उनका काम खत्म हो गया, डन डी, और कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ। तो ये लोग है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। ये सिर्फ क्या करते हैं कि मैंने अगर उसको बोला आउटपुट करना है, आपने आउटपुट कर दिया, इसको मैं ना असाइन कर सकता हूँ ना ये वैल्यू की तरह गिना जाएगा, कुछ भी इस तरह का नहीं है, कोई कोई सीन ही नहीं है इस तरह का। ठीक है। अच्छा, इसको और हम तफसील में समझते हैं। इस बात को बस अंडरस्टैंड करो कि देर इज समथिंग कॉल्ड पैरामीटर, और पैरामीटर से काफी चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे ये है पैरामीटर, देखो ये भी पैरामीटर है, ये 2 पैरामीटर्स लेता है, सही है, इंटीजर 1 पैरामीटर लेता है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, ये देखो ये पैरामीटर है, सही है। ये भी एक तरह से वी कैन कॉल इट अ पैरामीटर, लेकिन आउटपुट की लिमिट नहीं है पैरामीटर की, ठीक है, बट ले सकता है। सो दिस इज हाउ दे टेक और वी कम्युनिकेट विद functions and procedures. We give them some information that they require, वो इस information को इस्तेमाल करते हैं, and then they respond to us. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक सब चले?
ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम प्रोसीजर और फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हम प्रोसीजर और फंक्शन बनाते कैसे हैं। सही है। अच्छा, अब देखो, इस बात को अंडरस्टैंड करो कि प्रोसीजर है तो आपने प्रोसीजर तो लिखना ही है। ठीक है, तो और मैंने एक और चीज बताई थी कि पाइथन की हर कमांड जो है वो ऑल कैप्स में होती है। ठीक है, पाइथन नहीं, सॉरी, सूडो कोड की हर कमांड। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोसीजर बनाया पर्स। अब पर्स का काम क्या है कि मैं एक नंबर दूं उसको, दो नंबर दूं वैसे तो। एक उसको दूं कि जो उसने ऑब्टेन करा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 3 लाख लोगों को कन्विंस कर दिया आउट ऑफ 10 लाख, तो 3 लाख जो है ऑब्टेन्ड होगा नंबर, 10 लाख होगा मैक्सिमम नंबर। क्या हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते ना कुछ भी। ऐसे ही 50 मार्क्स का एग्जाम है, मैंने बोला भाई मेरे आए 30 मार्क, तो वो 30 जो है आपके ऑप्टेन वाला हो गया और 50 जो है मैक्सिमम पॉसिबल हो गया। तो हम दो पैरामीटर्स लेंगे, बोलेंगे भाई आप ऑप्टेन मुझे बताओ और मुझे आप मैक्सिमम बताओ। ठीक है, तो मैं ओबीटी और मैक्सिमम नाम रख देता हूँ। अब देखो इसमें रिक्वायरमेंट्स हम लिख सकते हैं। मैंने पर्स लिया, मैंने लिख दिया ओबीटी और मैंने लिखा भाई ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर। और मैंने लिखा मैक्सिमम। सही है, इसको भी मैंने कर दिया इंटीजर फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर यहीं पे ना, मेजॉरिटी काम प्रोसीजर का खत्म। अब आपने जो लिखना है आप लिखो, जो आपने कोड करना है। अब हमारा काम था कि हम वो वैल्यूज लें, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आउटपुट करनी है, हमारा काम है। हम जरा आउटपुट करते हैं फिर। आउटपुट हम ऐसे करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि भाई हम डिक्लेरेशन वैसे अंदर कर सकते हैं ना। ठीक है, डिक्लेरेशन हम उसके अंदर कर सकते हैं, हम प्रोसीजर के अंदर। और उस डिक्लेरेशन को हम बोलेंगे लोकल। लोकल क्यों बोलेंगे, एक होता है डिक्लेरेशन ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है वो हर जगह एक्सेसिबल होगा, क्योंकि वो सबके बाहर बना है। फॉर एग्जाम्पल अब तुम मेरे से पढ़ रहे हो, अब तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप का कोई बंदा, सही है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फ्रेंड को कोई बंदे को मैं नहीं जानता हूँ, बट तुमने, क्योंकि तुम मेरे से पढ़े हो तो तुम मुझे जानते हो। अब मैं इसको थोड़ा और तफसीलात में समझाता हूँ, ग्लोबल लोकल काम कैसे करता है। एक हायरार्की होती है बेसिकली। ठीक है, तो ग्लोबल जो चीज होती है ना वो सबके लिए एक्सेसिबल होती है। तुम्हारे जितने भी दोस्त होंगे ना वो सब मेरे से पढ़ सकेंगे, बट तुम्हारे जो दोस्त होंगे ना उसको ये कभी भी, ये तुम्हारे जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी एक्सेस में नहीं आ पाएंगे। तुम इस बात को समझो। तो ग्लोबल का मतलब होता है हर जगह पे एक्सेसिबल, एवरीबडी कैन एक्सेस इट एवरीवेयर। क्योंकि वो सबसे बाहर होता है, सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर मतलब कि सबसे विदाउट एनी इंडेंटेशन डिक्लेयर किया गया होता है वो। यूजुअली जो भी हम डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं 15 मार्क के सवाल में, सबसे ऊपर और सबसे कोने में कर रहे होते हैं। तो वो सारे तकरीबन ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि वो सब में इस्तेमाल होता है। अब अगर कोई फंक्शन प्रोसीजर के अंदर बनाया गया है वेरिएबल, तो उसका मतलब वो लोकल वेरिएबल है। वो तब तक एग्जिस्ट करेगा, पहली बात, जब तक फंक्शन है, और उसको कोई और बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा। सही है। तो अगर पर्स के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने बोला माई परसेंटेज, तो अब माई परसेंटेज उसके बाहर खत्म हो जाएगा, मैंने भले डिक्लेयर करा हो। बट लोकल वेरिएबल्स उसके अंदर रहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स उसके बाहर आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स विदाउट एनी इंडेंटेशन, विदाउट एनी स्पेसेस बिफोर देम आर डिक्लेयर्ड। और लोकल वेरिएबल्स के अंदर स्पेस होना लाजिम होता है, स्पेशली विद इन फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, ये डिफरेंस है ग्लोबल और लोकल में। ग्लोबल आप हर जगह एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो। लोकल को आप हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते, जहां क्रिएट किया गया है उसी के अंदर अवेलेबल होगा। अच्छा, अब हमारा काम है परसेंटेज बनाना। सही है, हम परसेंटेज बनाएंगे तो हमें एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं परसेंटेज कोलन रियल। रियल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल भी आंसर आ सकता है। तो मैंने लिखा परसेंटेज, ठीक है, एरो, और मैंने लिखा ओबीटी डिवाइड बाय मैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और मैंने अब आउटपुट कर दिया परसेंटेज को। सही है।
अब मैंने आउटपुट कर दिया, अब मेरा प्रोसीजर का काम खत्म हो चुका है, मुझे नहीं लगता कुछ और है, तो मैं लिख देता हूँ एंड प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने प्रोसीजर बनवा दिया। मैंने बोला भाई ये 3 लाइंस है, इनको नाम दे दो पर्स, 3 लाइंस को। जब भी मैं इंसर्ट करूं, सही है, जब भी मैं इसको कॉल करूं, तो मैं इस पर्स का काम है 2 वैल्यूज मांगना, एक ओबीटी और एक मैक्स। जब उसको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, वो उन 2 वैल्यूज को प्रोसेस करेगा, परसेंटेज वगैरह का जो हमने फॉर्मूला वगैरह लगाए वो सारे प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट कर देगा। समझ में आया? अब इस बात को अंडरस्टैंड करो कि सर ओबीटी और मैक्स कहाँ है, क्यों है, कहाँ से आए, हम क्यों उसको लिख रहे हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, ये ना सैंपल वेरिएबल्स हैं, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। ये बताया कि भाई यहाँ पे जो बंदा लिखेगा ना, जब कॉल करते वक्त जो लिखेगा, ये वहां पे वो वैल्यू रिप्लेस की जाएगी। जैसे ओबीटी की जगह पे वो लिखेगा, तो हर जगह जहां जहां ओबीटी लिखा हुआ है ना, वहां पे ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो मैक्स की जगह वो लिखेगा, तो जहां जहां मैक्स लिखा है ना, वहां रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक सैंपल के डेमो वेरिएबल्स हैं एक तरह से, कि ये केस ऐसे होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको एज इट इज रन करूँ ना, कुछ भी मेरे को जवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? आई नेवर कॉल्ड इट। क्रिएशन और कॉल में फर्क है। अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सही है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही फंक्शन या प्रोसीजर अगर मैं बना रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली रन होना शुरू नहीं होगा, आपने उसको कॉल करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर इट टू रन। समझ में आया? अब सर कॉल कैसे करते हैं, क्या मतलब है भाई कॉल करने का? अच्छा, कॉल भी करना सिखा देते हैं, कोई मसला नहीं। आप लिखोगे कॉल, कॉल का मतलब बुलाना। सही है, कि भाई आ जाओ और काम करो अपना। फॉर एग्जाम्पल 40 आउट ऑफ 75 मार्क्स का पेपर है ना, किसी ने फॉर एग्जाम्पल 40 ले आया, तो ये कॉल हो गया। अब देखो, मैं असाइन नहीं कर रहा उसको किसी के साथ, मैं कोई और चीज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ 40 और 75। क्या होगा? 40 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 करके एक आंसर आएगा, वो आंसर का परसेंटेज आउटपुट जाएगा सिस्टम पे। अच्छा सर, आपने तो नंबर लिख दिया, इसने तो बोला था ओबीटी और मैक्स चाहिए। देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि डेमो वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब असली में जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल भी डालो, आप वैल्यू भी डाल सकते हो। एट द एंड उसने वैल्यू ही लेनी है। आप वेरिएबल भी लिखोगे तो वेरिएबल किस लिए लिखते हो? वैल्यू के लिए लिखते हो ना। वैल्यू नहीं होगी तो वेरिएबल में तो फायदा ही नहीं है। तो एट द एंड इट रिक्वायर्स वैल्यू। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे कॉल पर्स। सही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ obtained फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स 40 और मैक्सिमम। सही है, अब मैं डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि नाम सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, obtained और मैक्सिमम। अब क्या करा मैंने, मैंने मैं वापस स्क्रैच से समझाता हूँ कि व्हाट डिड आई डू ओवर हियर। मैंने एक प्रोसीजर बनाया पर्स नाम का, जिसका काम है 2 पैरामीटर्स लेना। उन 2 पैरामीटर्स के साथ ये एक प्रोसेस करेगा जो मुझे परसेंटेज निकाल के देगा। जब मुझे परसेंटेज मिल गया, मैंने उसको स्क्रीन पे आउटपुट कर देना है। ये इसका काम है। अब मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने कॉल नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। अब मैंने कॉल करना सिखाया कि भाई आप उसमें वैल्यू भी डाल सकते हो, आप एक वैल्यू एक वेरिएबल भी डाल सकते हो, आप एक वेरिएबल एक वैल्यू भी डाल सकते हो, दोनों वेरिएबल भी डाल सकते हो, दोनों वैल्यू भी डाल सकते हो। सर ये काम तो फंक्शन बिल्ड करता हूँ, मैं समझा नहीं तुम्हारा सवाल रैन। तुम रिपीट कर सकते हो सवाल? सर ये काम तो फंक्शन बिल्ड करता हूँ, तो डिफरेंशिएट कैसे करें?
आई स्टिल डिडंट गेट इट। करता है तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें? वेरी गुड। डिफरेंशिएट हम कैसे करें? देखो सवाल में पहले तो आपको बोला होगा कि भाई ये रिटर्न करता है वैल्यू, तो रिटर्न जब कर रहे हैं उसका मतलब फंक्शन यूज होगा, क्योंकि फंक्शन और प्रोसीजर में एक ही मेजर डिफरेंस है, वो रिटर्न का है, उसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल पे लेके आता हूँ कि इस सवाल ने अगर बोला कि भाई परसेंटेज आपने आउटपुट नहीं करनी, नहीं 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 नहीं, हमें इस परसेंटेज को बाद में इस्तेमाल करके बच्चे का ग्रेड आउटपुट करना है। हमारा काम अभी परसेंटेज आउटपुट करना नहीं है, हमारा काम है एक फंक्शन ऐसा बनाओ जो हमें परसेंटेज निकाल के दे और हम उस परसेंटेज को आउटपुट करें, हम ग्रेड को आउटपुट करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परसेंटेज। समझ में आया? तो अब हम उस वक्त फंक्शन को यूज करें, क्यों? अब मुझे फंक्शन एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम करवाना है। समझो मेरी बात को, ठीक है? अब फंक्शन जो है फैक्ट्री की तरह काम करेगा। फंक्शन क्यों फैक्ट्री की तरह काम करेगा? मैं इसको कुछ पैरामीटर्स दूंगा, सही है, उसका काम है प्रोसेस करना, और फिर वो मुझे करेगा रिटर्न कुछ, ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पे मैंने उसको ऑब्टेन मार्क्स दिए और मैंने उसको मैक्सिमम मार्क्स दिए। अब वो प्रोसेस करेगा, वो मुझे परसेंटेज देगा। अब मैं उस परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए बच्चे का ग्रेड बताऊंगा। तो अब इसी इसी कोड को हम जरा चेंज करते हैं फंक्शन में, ठीक है? इसको हम चेंज करते हैं फंक्शन में, हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी। अच्छा भाई, इसको हम जरा यहाँ पे लिखते हैं, हाउ टू डू दिस इज फंक्शंस। फंक्शन पर्स, अच्छा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फंक्शन के अंदर एक और चीज आपने और एक्स्ट्रा लिखनी होती है, रिटर्न क्या कर रहा है, किस डेटा टाइप को रिटर्न करेगा वो। ठीक है, अब हम रिटर्न कर रहे हैं परसेंटेज, जो कि रियल में होगा आंसर, तो हम रिटर्न लिखेंगे रिटर्न रियल, ठीक है? और हम लिखेंगे एंड फंक्शन, ये हमने फंक्शन कर दिया एंड। अच्छा अब इस बात को अंडरस्टैंड करो कि फंक्शन में आउटपुट नहीं होता, फंक्शन में होगा रिटर्न। आप वैसे मेजोरिटी सवालात में हमसे आउटपुट नहीं मांगता, फंक्शन अगर हम यूज करेंगे तो हम ना इनपुट यूज करेंगे ना हम आउटपुट यूज करेंगे, उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम पैरामीटर से कम्युनिकेशन एज एक तरह से इनपुट लेंगे और हम आउटपुट रिटर्न के थ्रू करेंगे, क्योंकि इसका काम फैक्ट्री की तरह है ना। फैक्ट्री का काम बेचना नहीं होता, फैक्ट्री का काम बनाना होता है, प्रोसेस करना होता है, ठीक है? सेल्समैन का काम होता है, सेल्स टीम का काम होता है बेचना, जो उसका ऑफिस अलग होता है। इस बात को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया पर्स नाम का, इसमें ओबीटी हम पैरामीटर ले रहे हैं, मैक्स हम पैरामीटर ले रहे हैं, उसका काम है रिटर्न करना एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है कि वो डेसिमल भी हो सकता है, परसेंटेज सिंस हमारी रियल है। हमने परसेंटेज बनाया एक वेरिएबल, हमने परसेंटेज कैलकुलेट करी, फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया। इसका मतलब अब मैं इसको कॉल के बगैर यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने बोला कि भाई अपना स्टूडेंट परसेंटेज या स्टूडेंट पर्स, मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट पर्स, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ पर्स को कॉल करके। मैं बोलूंगा भाई इसने 40 मारे हैं 75 में से, नाउ आई कैन डू दिस, ओके, नाउ आई कैन डू दिस। समझ में आया? नाउ आई कैन डू दिस। क्यों भाई? क्योंकि फंक्शन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसी चीज में, फंक्शन अपने आप को चेंज कर सकता है किसी वैल्यू में। तो अगर वो रिटर्न करता है तो हम उसको किसी वेरिएबल के साथ असाइन कर सकते हैं। अब वो सवाल के अंदर वैसे तो मार्केट आपका सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई आपके दो से ज्यादा पैरामीटर्स नहीं हो सकता, बट पैरामीटर्स की कोई वैसे टेक्निकल लिमिट नहीं है, आपने 500 लेने हैं, आपने 3 लेने, 4 लेने, अमूमन तो यस, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड प्रोसीजर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? ये जो अभी मैंने आपको सारा सिखाया ये यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड प्रोसीजर्स है, ठीक है? अच्छा,
अब ये हमने कस्टम फंक्शंस बनाए कि भाई मुझे पता है कि यार मुझे ये टास्क करना है। वो बोल सकता है आपसे बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बना के दिखाओ कि हम उसको एक एरे देंगे और उसको हम करेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है। लीनियर सर्च में आपसे ये कर सकता है। वैसे तो ये मुश्किल प्रोग्राम्स है तो उसको इस तरह से आपसे पूछेगा नहीं, बट पूछे तो समझा रहा हूँ मैं, सही है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना कि आपका काम है फंक्शन बनाना। कैसे बनाओगे भाई? पैरामीटर्स को पढ़ो। कितने पैरामीटर्स आपको बोल रहा है कि भाई 2 पैरामीटर हैं, 3 है, 1 है, कितनी वैल्यूज वो पैरामीटर में पूछेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है फंक्शन की, क्योंकि पैरामीटर्स के बगैर फंक्शन या प्रोसीजर रन नहीं कर पाएगा। फंक्शन और प्रोसीजर में फर्क इस बात का है कि फंक्शन रिटर्न करता है, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता। और प्रोसीजर को हम कॉल करके बुलाते हैं, फंक्शन को हम किसी पे भी असाइन कर सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न करता है और प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक चिल है? ये समझ में आया कि हमें अगर एक फंक्शन बनाना होता तो क्यों बनाना होता? क्योंकि हमें ग्रेड लेना है। अब मैं स्टूडेंट पल्स को इस्तेमाल करते हुए बच्चे का ग्रेड कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई अगर उसकी परसेंटेज 90 अबव है तो हम ग्रेड दे देंगे उसको ए स्टार, 80 अबव है तो हम ए दे देंगे। अब मैं इस प्रोसीजर से, जो हम लोग प्रोसीजर से हम गुजरे, अच्छा कहाँ पे तुम्हें मेरी आवाज लैग फील हुआ है तो मुझे ये बताओ, तो हम उसको फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना होल गोल है कि आप फंक्शन से एक प्रोसेस करवा के वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो, फ्रेश वैल्यू। और प्रोसीजर का काम होता है कि वही वो कम्युनिकेट कर दे आपका, या एक स्पेसिफिक टास्क है बस वो कर दे, आपको उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं। फंक्शन कैसे यूज करते हैं? देखो, फंक्शन का यूज करने का मकसद मैं वही समझा रहा था कि आप फंक्शन को जब कॉल करते हो ना तो आपने फंक्शन को एक वैल्यू देनी होती है, या 2 वैल्यू देनी होती है, 3 वैल्यू देनी होती है, वट एवर द रिक्वायरमेंट। आप उसको वैल्यूज देते हो और फिर उसका काम है वो एक वैल्यू आपको रिटर्न करना जो इन सब से लेके बनी है और जिसका आपके साथ काम है। जैसे हमारे इस सवाल में अगर हमने अपडेट करा, बोला भाई अब मुझे ना आउटपुट परसेंटेज नहीं करो, कि भाई बंदा फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं एक बंदा बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, वो सारी सबकी परसेंटेज, प्रोसीजर जब हमने बनाया था फंक्शन का, प्रोसीजर हमने बनाया था पर्स का, वो उस पर्स के प्रोसीजर को रन करते करते बच्चों की सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था और फिर मैन्युअली जो है ना सबको ग्रेड दे रहा था। हमने बोला भाई ये भी ख्वारी क्यों कर रहा है, ऑटोमेट करते हैं इसको। ऑटोमेट ऐसे करते हैं कि हम फंक्शन के अंदर से जो परसेंटेज आएगी उसको हम ले लेंगे। तो हमें क्या हुआ, अभी क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि हमने उसको फंक्शन को कुछ जो दो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, हमने वो दिया और उससे एक चीज लेनी है हमें वापस। फंक्शन अब हमें रिटर्न करेगा एक चीज। क्या रिटर्न करेगा? एक फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा जो बता रहा होगा कि उस स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी आई उस सब्जेक्ट में। हमें ये वैल्यू आई, अब हमने एक प्रोसीजर लिख दिया या एक प्रोसेस ऐसा लिख दिया जो अब उस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए एक हमें जवाब देगा। वो जवाब क्या देगा? कि हम ग्रेड बता सकेंगे, सही है। तो फंक्शन का जो काम है, फंक्शन कैसे यूज करते हैं? फंक्शन ऐसे यूज करते हैं कि जब आपको कोई वैल्यू को प्रोसेस करवा के उसकी एक कंक्लूजन ऑब्टेन करना हो फिर आप उसको यूज करो। लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च का भी फंक्शन बनता है। आगे आप पढ़ोगे तो स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह, A2 के अंदर, AS के अंदर भी इनका भी फंक्शंस बनते हैं। क्यों बनते हैं इनके फंक्शंस? उसकी वजह ये होती है कि वो हमें बता रहे होते हैं, फंक्शन कम्युनिकेट कर सकता है हमसे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एरे में एक चीज डाल रहा हूँ, वो नहीं डल पाई, तो मुझे फंक्शन बोलेगा फॉल्स। तो वो कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब यार कोई एरर आया है, मुझे पकड़ना है, मुझे प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, ये एरर क्यों आ रहा है। तो फंक्शन हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो फंक्शन का काम है कि फंक्शन आपकी रिटर्न वैल्यू आपको कोई दे, अब वो चाहे कंक्लूजन के फॉर्म में हो, एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में हो कि भाई हाँ आपका ऑपरेशन था वो हो गया। फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट करना चाह रहे हो एरे में, डिलीट करना चाह रहे हो कोई वैल्यू, तो वो ऑपरेशन आपको अपडेट देगा, सही है। तो उसमें हम वैल्यू डालेंगे और वैल्यू आउटपुट देगा, बिल्कुल। वैल्यू आउटपुट देगा बट रिटर्न की सूरत में देगा, यूजर को आउटपुट नहीं देगा। फंक्शन में प्रेफरेंस क्या है? आप इनपुट और आउटपुट यूज नहीं करोगे, सही है, क्योंकि फंक्शन से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो एज अ प्रोग्रामर। फंक्शन इज मेड फॉर प्रोग्रामर्स नॉट फॉर यूजर्स, ठीक है। तो पर्स मैंने बनाया है अपने लिए ताकि मेरे लिए आसानी हो, मैं ग्रेड डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तरीका। अब देखो, अब मैंने ये करा, अब मैं इफ स्टेटमेंट के थ्रू, इफ स्टूडेंट पर्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, अच्छा है, मैं लिखूंगा देन, और हम अब लिखेंगे आउटपुट
ए स्टार। अब ये देखो, अब क्या करा मैंने, मैंने फंक्शन की दी हुई वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा, उस वेरिएबल को मैंने कंपेयर करा कि भाई अगर इस बच्ची की 90 से अबव परसेंटेज आई है तो उसको ए स्टार दो। अब समझ में आया? तो ये हमें आउटपुट देगा रिटर्न की सूरत में, और एक आउटपुट जो प्रोसीजर देता है वो होता है यूजर को दिखाने के लिए। जैसे इसका जो आउटपुट है ना वो स्क्रीन पे दिखाएगा परसेंटेज, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, उस परसेंटेज का मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, बस वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्रोसीजर के अंदर हम इनपुट आउटपुट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बस लाइनों को एक नाम दिया होता है, वो एक साथ हमें लाइनें रन करनी होती है तो हमारा काम हो जाता है। फंक्शन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड कि वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, और वो मैथ के फंक्शंस की तरह काम करता है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। कैसे भाई? सर आप तो कहाँ मैथ में ले जा रहे हैं, मतलब समझाता हूँ मैं, इजी सीन है, समझाने में भी आसान आएगा। अभी देखो, मैंने अगर इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इसको थोड़ा, ये इक्वेशन है, ये फंक्शन है, आपने फंक्शन टॉपिक तो सबने पढ़ा हुआ है। अगर मैं एक बात बोलूं कि भाई एफ एक्स की जगह मैं लिखूं F2, ठीक है, और इस पे मैंने लिखा 2 स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 4 + 4, इसको हो गया 8। सही है? तो F2 किसके बराबर है भाई? हमारा 8 के बराबर है। सही है? तो अगर मैं लिखूं कि भाई 8 इक्वल्स F2, सही है, और मैं अगर बोलूं फॉर एग्जांपल अपना 12 इक्वल्स F2 + 4, क्या ये चीज गलत होगी? 12 इक्वल्स F2 + 4? नहीं। क्यों भाई? F2 का मतलब अभी 8 हुआ ना, हमने अभी प्रूफ करा, और 8 + 4 अगर मैं करूंगा तो वो 12 होगा। इसका मतलब फंक्शन को, F2 को हम एक वैल्यू की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये अपने आप को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है एट सम पॉइंट, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डील विद इट लाइक दैट। इसी तरह कंप्यूटर के फंक्शंस भी अपने आप को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वी कैन प्रोसेस देम। और आप जो सब स्ट्रिंग की मिसाल दे रहे थे वो उनमें से एक है, कि सब स्ट्रिंग अपने आप को कन्वर्ट कर देता है छोटी स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके। इसी प्रोसीजर कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी जो लिखत है, उसको थोड़ा और ऑब्वियस कर सकते हो तुम? सर कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर लाइक दिस एग्जांपल? अच्छा, प्रोसीजर की भी तुम्हें एग्जांपल चाहिए? जैसे मैंने फंक्शन की एग्जांपल दी, तुम ये बोलना चाह रहे हो ना? तो देखो, प्रोसीजर की एग्जांपल ये है कि मैंने बोला कि भाई तुमने ये 4 काम करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि भाई आपने एक ईयरली करना है, उसके बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है, उसके बाद आपने थोड़ा बाहर घूमना है 15 मिनट, खेलना कूदना है थोड़ा 15 मिनट, उसके बाद जो है आपने घर आके जो ईयरली के मार्किंग स्कीम है उससे कंपेयर करना है। मैंने उसको बोला भाई इसका नाम है हसन्स टेक्निक, मैंने एक नाम दे दिया इसको। तो अब हसन्स टेक्निक का, मेरे को वो स्टूडेंट डेटा तो ला के नहीं दे रहा, मेरे को वो स्टूडेंट, मैं उसको कुछ डेटा नहीं ला के दे रहा। प्रोसीजर बस आपने एक नाम दे दिया, उसमें जरूरी नहीं कि वो पैरामीटर भी ले। सही है, पैरामीटर्स पूछ सकता है, फंक्शन में भी जरूरी नहीं है कि पैरामीटर ले, लेकिन मोस्टली फंक्शन में पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो पैरामीटर प्रोसीजर के अंदर कम चांसेस होते हैं लेने के, बट अगर ले रहा है तो मसला नहीं है। आपने उसको ये नहीं समझना कि वो फंक्शन है। अगर वो रिटर्न करने की बात करे तो वो फंक्शन है, वरना अगर नहीं बात करे तो उसका मतलब वो प्रोसीजर है। और प्रोसीजर क्या करता है? आपने एक नाम असाइन कर दिया, अब मैंने हसन्स टेक्निक नाम असाइन कर दिया उसका, तो वो 4 स्टेप जो बच्चे के मैंने दिए थे, अब वो हसन्स टेक्निक के नाम से मशहूर है। ऐसे ही इसमें मैंने फंक्शन नहीं बनाया, मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर जब बनाया था तो उसको हमने पर्स नाम दे दिया। अब पर्स जब भी कॉल होगा तो उसके अंदर हम दो वो मांगेगा, पैरामीटर वैल्यूज मांगेगा,
फिर आपसे एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, वो वेरिएबल को प्रोसेस करेगा, उसके अंदर वैल्यू डालेगा और आउटपुट कर देगा, फिर खत्म। वेरिएबल भी खत्म, वैल्यू भी खत्म, प्रोसीजर एंड हो गया। तो प्रोसीजर एक तरह से जो है ना एंड हो जाएगा, समझो। ऑलराइट। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, कुछ सिलेबस में मौजूद हैं कि नहीं है, हम देख लेते हैं। मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, ताकि हम उनको भी समझ पाएँ, उनको कैसे डील करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, और उनसे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, डिव और मॉड जो है, मैं बताया था उनका डिफरेंस। ठीक है, डिव और मॉड का जो फ़र्क है वो ये है कि मॉड का काम है रिमाइंडर देना, सही है। अब मॉड बहुत सारी चीज़ों में आपको यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली एक प्रोग्राम हम कराते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मौजूद होता है वो प्रोग्राम। म, तो अगर आप डिवीजन करोगे, फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 को ज़रा 2 से डिवाइड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो हमने बोला भाई 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, सही है। अब मैं 2 4 जार करूंगा तो 8 हो जाएगा, बड़ा नहीं हो कर सकता, हम छोटा ही करना पड़ेगा। तो हमें 2 3 जार 6 लिखना पड़ेगा। अब 6 लिखा, मैंने माइनस करा, अभी आ गया 1। अब ये 2 से छोटा हो गया ना, रिमाइंडर हमेशा जो है ना इससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो मॉड का काम होता है ये रिमाइंडर प्रोवाइड करना। अगर मैं उसको बोलूँ भाई 10 mod 4 दो मुझे, तो मुझे 2 रिमाइंडर देगा। ठीक है, हाँ मॉड है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम आपको डिवीजन चेक करवाना होता है कि भाई कंप्लीट डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो मॉड से बड़ा आसान हो जाता है करना, आपको डिटेक्ट करना है कि भाई इवन है कि ऑड है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 हो गया ना, इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट है। अगर मैं 8 mod 2 करूंगा, वो बोलेगा 0 रिमाइंडर। क्यों? भाई मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो 8 आ जाएगा, पूरा कंप्लीट कंप्लीट कट गया वो, तो आंसर मेरा कुछ आया ही नहीं। तो रिमाइंडर 0 का मतलब है कंप्लीट डिवीजन विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो मॉड से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा फैक्टर फैक्टर है कि नहीं है। इसको सिंपल अंदाज में समझाता हूँ कि अगर एक नंबर 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो इवन नंबर है। और अगर एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, उसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो हम इवन ऑड मॉड के थ्रू बड़े आराम से पहचान लेते हैं। हम इवन ऑड मॉड के थ्रू बड़े आराम से पहचान लेते हैं, सही है। तो दिस इज द होल पर्पस बिहाइंड मॉड। अब मॉड एक मिसाल है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा उस वैल्यू के अंदर। डिव डिव का भी वही काम है। डिव का बस ये फायदा है कि आप उसको जो है होल नंबर आप आंसर ऑब्टेन कर लेते हो। तो जो हमने यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, मॉड नीचे वाला हमें आंसर देता है रिमाइंडर, और जो मैंने 2 हाईलाइट करा हुआ है ना, सही है, उसके ऊपर जो 3 है वो हमें आंसर देता है, सही है। 2 तो हम खुद दे रहे हैं ना उसको, भाई के 2 से डिवाइड करो, तो हमें डिव ये देता है, सही है। डिव गिव्स अस दिस, और मॉड जो है ना हमें ये देता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दोनों फंक्शंस हैं, आप उसमें पहले वो नंबर देते हो जिसको आपको फ्रैक्शन की तरह है कि आपने पहले ऊपर बड़ा नंबर लिखना होता है, नीचे छोटा नंबर लिखना होता है। अब जैसे अगर इसमें होता तो मैं 7 2 लिखता कि भाई मुझे 7 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पर जूम करके
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमें फंक्शंस मौजूद हैं जो बड़े कॉमन हैं। अच्छा, ये फंक्शंस की बात हो रही है, प्रोसीजर्स की बात नहीं हो रही। प्रोसीजर्स यूजुअली आपको गिवन नहीं होते, फंक्शंस ही गिवन होते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोसेसिंग में आसानी करते हैं, प्रोसेसिंग में आपको ऐड ऑन करते हैं वैल्यू। अब इसमें लेंथ है, एल केस है, यू केस है, सब स्ट्रिंग है, जो सब स्ट्रिंग का जिक्र हुआ। लेंथ का काम होता है कि आप उसको स्ट्रिंग दो। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना कि आपने उसके अंदर कोई वैल्यू डालनी होती है, सही है। पैरामीटर में कोई वैल्यू आपने उसको प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप पैरामीटर में वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है? हाँ, पैरामीटर में आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी तो एरर है। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि उसकी उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, अगर वो हमें बोल रहा है कि भाई वो एक स्ट्रिंग लेता है तो आपने उसमें स्ट्रिंग ही डालना है। अगर वो बोलता है हम कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं तो आपने कैरेक्टर ही डालना है। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, फिर वो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। अब इसको हम पढ़ते हैं, हमें ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द आइडेंटिफायर शुड बी ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब हम स्ट्रिंग ही डालेंगे। भाई कैरेक्टर क्यों नहीं डाल सकते सर? कैरेक्टर्स नहीं डालेंगे कि भाई कैरेक्टर में एक ही होता है तो उसकी लेंथ निकालने का कोई तुक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एल केस है, रिटर्न्स द स्ट्रिंग स्लैश कैरेक्टर विद ऑल द कैरेक्टर्स इन लोअर केस। तो अगर मैंने एल केस में, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसमें डाला अपना नाम ऑल कैपिटल लिख के, कि कैपिटल HASAN, तो मैंने इस तरह से डाल दिया, तो वो क्या होगा? वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा लोअर केस हो गया। ऐसे ही अपर केस के अंदर भी यही है। तो इन सब का काम है एक चीज में कन्वर्ट कर देना। जो आपको फॉर एग्जांपल, अगर मुझे देखना है कि किसी बंदे ने यूजर नेम 15 वैल्यू का एंटर करा कि नहीं करा, तो मैं लेंथ यूज कर सकता हूँ कि अगर लेंथ 15 या उससे बड़ी नहीं है तो आप उससे वापस मांगो। ऐसे ही मुझे अगर उसने बोला है कि भाई मुझे सारे के सारे जो है लोअर केस में आपको प्रोसेस करना है, आप हैंगमैन गेम बना रहे हो, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का डिफरेंस जो है आप चाह रहे हो कि यार नहीं यार ये कभी गलती से बंदा एंटर कर दे, कुछ कर दे, तो हैंगमैन गेम के अंदर आप चाह रहे हो कि भाई लेटर्स जो है ना, बंदा ए टाइप करे, कैपिटल हो कि स्मॉल हो, सेम हो। तो आप एल केस करके मतलब सबको इवन कर सकते हो। कंपैरिजन जब हो तो कैपिटल ए भी स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल था वो स्मॉल रहेगा, तो इवन प्लेइंग ग्राउंड हो सकता है। तो दीज आर द यूज केसेस। ये आपको सवाल में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इनका यूज केस कैसे किया जाएगा। सब स्ट्रिंग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें से तोड़ सकते हो स्ट्रिंग को। इसको मैं समझाता हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मेरी स्ट्रिंग है हसन जैन। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को अंडरस्टैंड करो कि इसमें आइडेंटिफायर है ना, आइडेंटिफायर के अंदर मैं वैल्यू भी डाल सकता हूँ। सही है, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही लिखूं, लेकिन यूजुअली हम लोग इसमें वेरिएबल ही रख रहे होते हैं। सही है, सब स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, सब स्ट्रिंग और हसन जैन। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया। अब स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल मुझे जैन निकालना है, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे। और लेंथ हमारी कितनी हो गई भाई? कितने कैरेक्टर्स चाहिए मुझे? 4 कैरेक्टर्स चाहिए ना, तो मैं 4 लिख दूंगा और हो जाएगा हमारा काम। ये समझ में आया? सबस्ट्रिंग का काम क्या होता है कि हमने उसको स्टार्टिंग पोजीशन देनी है, वो स्ट्रिंग में से कुछ हिस्सा हमें निकाल के देगा, कुछ कैरेक्टर्स हमें निकाल के देगा। तो हमने उसको बोला कि भाई फॉर एग्जांपल 6th पोजीशन से मुझे 4 कैरेक्टर्स उठा के दे दो, तो हम सबस्ट्रिंग से वो कर सकते हैं। सही है, तो ये सारे फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई होगी। आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से इसको यूज करना है। ठीक है, अच्छा, सबस्ट्रिंग का याद रखिएगा कि 1 से स्टार्ट होता है। सही है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको उससे भी दिखा देता हूँ, सिलेबस से भी। सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लिखी हुई होगी। हाँ, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, अगर आप उसको देखो तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप एक दफ़ा इसको पढ़ के चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम होता है। ये देखो, ये देखो, नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? हैप्पी डेज 1, 5। तो 1 मतलब एच से स्टार्ट कर रहे हैं वो। सही है, एच, इन्होंने एच को 1 शुमार कर रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। HAPPY, 5 कैरेक्टर्स, 5 ही रिटर्न कर रहा है ये स्पीच मार्क के अंदर, देख रहे हो? तो इसका मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे सब स्ट्रिंग के अंदर गिनना, गिनती हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हम
तो स्टार्टिंग पोजीशन देंगे और फिर हम उसको एंडिंग पोजीशन देंगे, एंडिंग पोजीशन नहीं सॉरी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे कि हमें वहां से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जनरली अ स्टार्ट पोजीशन ऑफ वन इज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे और भी मौजूद है लाइब्रेरी रूटीन्स के अंदर, ये पार्ट है लाइब्रेरी रूटीन्स, मतलब कि भाई आपके सब रूटीन भी नाम है इसका, प्रोसीजर्स का और फंक्शंस का, यहाँ पे लाइब्रेरी रूटीन्स नाम भी है। इसको पढ़ लेना एक दफा, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन है, बट ये मेजॉरिटी फंक्शंस है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इनको प्री डिफाइंड फंक्शंस भी बोला जाता है, और फिर यहाँ पे खत्म है। तो यहाँ पे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड होता है फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स का, और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वीरीज हैं तो आप ग्रुप पे डालो, जो सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएंगे, मेरी टीम भी बैठी हुई है तो वो आपको जवाब देती रहेगी। और उसके अलावा अब हमारा टॉपिक रहता है 2D एरे, फाइलिंग रहता है हमारा, उसको भी हमें इंशाल्लाह कवर करना है। और अब हम थ्योरेटिकल पे कम रहेंगे, अब हम प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, कि अब हम पास पेपर सेशंस कंडक्ट करा करेंगे ताकि सबके लिए आसान हो जाए। ठीक है, ओके, हम क्लास यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम पे, और सारे सवालात अपने ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, मैं इस PDF को शेयर करूँगा और रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर हो जाएगी।